हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ेंगे। वर्कशीट 15 चैप्टर है इक्वेलिटी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से इक्वालिटी के लिए इंडिया में, तो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, इंडिया के बारे में पढ़ा, मिड डे मील के बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी जो सिविल राइट्स के लिए जो मूवमेंट हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। द ट्रूथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि इक्वालिटी के लिए काफ़ी स्ट्रगल्स जो हैं हुए हैं। सो उसी का एग्जाम्पल भी है अमेरिका में भी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हमारे जो सिविल राइट्स मूवमेंट हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका से कुछ गुलाम जो अश्वेत, यानी कि जो जिनका रंग जो डार्क होता है, कॉम्प्लेक्शन जिनका डार्क होता है, तो उन लोगों को अमेरिका लाया गया, यूएस से लाया गया काम करने के लिए। उनके बागानों में, खेतों में काम करने के लिए अफ्रीका से कुछ लोग मंगाए गए और वहाँ पर उन लोगों को बसा दिया गया, काम कराया गया, उनको गुलाम बना दिया गया, स्लेव बना दिया अपना, और उनको किसी तरह के राइट्स भी नहीं मिले अमेरिका में। तो उन लोगों ने अपने राइट्स के लिए कुछ मूवमेंट किए थे, तो उन्हीं मूवमेंट को हम सिविल राइट मूवमेंट्स कहते हैं। और उन लोगों को एफ्रो अमेरिकन कहते हैं क्योंकि वे अफ्रीका से थे मूल रूप से और अमेरिका में बस गए थे, इसलिए उनको एफ्रो अमेरिकन कहते हैं। दिस Despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for Afro-Americans, prior to this, Afro-Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. यानी कि यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, जो अफ्रीका से आए हुए स्लेव थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होता था और उनको लॉ के सामने, यानी कि लॉ के सामने उनको जो भी राइट्स थे, कानून, उनका राज्य उनको ये अधिकार नहीं देता था, उनको उनके सिविल राइट्स नहीं देता था, जिसकी वजह से 1950s में हम देखते हैं कि काफ़ी मूवमेंट जो हैं उन्होंने किए थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. यानी कि उनको बस में आखिरी की सीट पे बैठना पड़ता था, या फिर उनको कभी कभी सीट भी नहीं मिलती थी। अगर गोरा व्यक्ति खड़ा है और एक काला व्यक्ति जो है, अश्वेत व्यक्ति खड़ा है, तो जो गोरा व्यक्ति है उसको सीट दी जाएगी। तो इस तरह के मूवमेंट जो है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अमेरिका में देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर एक महिला थी जिनका नाम था रोज़ा पार्क्स, was an African American woman tired from a long day work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that they started a huge agitation against the unequal ways in which African American were treated, and which came to be known as the civil rights movement. इट मीन्स रोज़ा पार्क्स नाम की एक महिला थी जो कि काफ़ी दिन भर के जो काम किया था उन्होंने, उनकी थकान की वजह से सीट पे बैठी हुई थी बस की, और एक गोरे व्यक्ति ने उनसे सीट मांगी। उन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि मैं ये सीट आपको नहीं दूंगी। उनके इतना कहने के बाद अमेरिका में कुछ सिविल राइट्स के मूवमेंट्स शुरू हो गए, अफ्रो अमेरिकन मूवमेंट शुरू हो गए, और 1955 के बाद फाइनली 1964 में हम देखते हैं कि द सिविल राइट एक्ट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया, और उसने डिस्क्रिमिनेशन किया जो इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में फैली हुई थी उसको लेकर। तो उसके लेके चलिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin. यानी कि आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं, आप किस धर्म या किस जात के हैं, इसको लेके जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था वो मतलब मना हो गया। और ये राइट जो है वो सिविल एक्ट राइट था, और ये एक्ट था 1964 में आया था, जो कि अमेरिका में लागू किया गया था। It also stated that all school would be open to Afro-American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them.
और ये भी बोला गया कि जो अफ्रो अमेरिकन के बच्चे हैं वो उन स्कूलों में जा सकते हैं जो आम लोगों के लिए हैं, जहाँ पर गोरे व्यक्तियों के बच्चे भी जाते हैं। जो अश्मितों के लिए अलग से स्कूल बनवाए गए हैं वो उनमें नहीं जाएंगे, वो उनमें जाएंगे जहाँ पर सबके बच्चे जाते हैं। However, despite this, a majority of Afro-Americans continue to be among the poorest in the country. और हम ये देखते हैं कि काफ़ी असमानता जो है उनके साथ होती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी गरीब हो गए थे। और यूएसए में सबसे गरीब तबके के जो लोग थे वो ये अफ्रो अमेरिकन के ही लोग थे। मोस्ट अफ्रो अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव fewer facilities and purely qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government school are the highly rated as private school। जो गोरे लोग के बच्चे थे वो अच्छे स्कूलों में जाते थे, अच्छे सरकारी स्कूलों में जहाँ पर निजी स्कूलों की तरह फैसिलिटीज़ होती थी वहाँ जाते थे, जबकि अफ्रो अमेरिकन के बच्चे उन स्कूलों में जाते थे जहाँ पर ना कोई सुविधा थी ना ही पढ़ाई अच्छी होती थी। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की चैलेंज क्या क्या होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मीन्स जो हम रिच और पुअर देखते हैं सोसाइटी में कि कुछ लोग बहुत रिच हैं और कुछ लोग बहुत पुअर हैं, वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। और सोशल इनइक्वालिटी का मीन्स हो गया कि जैसे मान लीजिए समाज में ही कुछ लोगों को कुछ अच्छे राइट्स मिले हुए हैं, कुछ लोगों को राइट्स नहीं मिले हुए हैं, तो और या फिर कुछ लोगों को या टेम्पल्स में जाने दिया जाता है या वेल से पानी नहीं लेने दिया जाता। इस तरीके से जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया गया है तो वो हमारा सोशल इनइक्वालिटी हो गया। अब हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इंश्योर करता है समानता को, इक्वालिटी को। तो आर्टिकल 15 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर एक मूवी बनी होगी, आपने सुना होगा। और आर्टिकल 15 जो है कुछ ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, कुछ आर्टिकल हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, ये स्टेट करेगा, स्टेट नहीं करेगा। नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। यानी कि ये किस कंडीशन के साथ ऐसा नहीं करेंगे? पहला, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी कि जो पब्लिक होटल्स हैं या जैसे सिनेमा हॉल हो गया, कोई मंदिर हो गया, कोई होटल हो गया, ठीक है, कोई पार्क हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को जाने से मना नहीं कर सकते कि कोई विशेष वर्ग के लोग जाएं या कोई विशेष वर्ग के लोग ना जाएं। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, स्टेट नहीं कर सकता। The use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट के पैसे से या जो सरकार के पैसे जो चीज़ें एस्टैब्लिश की गई हैं, जैसे कि मान लीजिए वेल है, टैंक्स हैं, पब्लिक घाट्स हैं, रोड्स हैं, तो इनको जो है यूज़ करने से कोई भी किसी को मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, तो उसको हम कोई भी व्यक्ति जो है वो यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए हम भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। यहाँ पर हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको रीड कर लेते हैं। सजेस्ट सम वेज टू एस्टेब्लिश इक्वालिटी इन आवर कंट्री। सो पहला पॉइंट है यहाँ पर, गिव देम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी through government programs and policies to help disadvantaged communities through protect their rights। ठीक है, तो हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको समाज में अच्छा दर्जा दिला सकते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ आई हैं उनको इम्प्लीमेंट करके उनको बराबरी का दर्जा दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वालिटी, एक्सप्लेन। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से जो
एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी को मेंटेन करता है, इंश्योर करता है। तो आर्टिकल 15 जो है उसमें सारी बातें कही गई हैं। तो आप उसके ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं, और इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में कि आर्टिकल 15 में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट इन यूएसए इन 1964? तो यहाँ से होगा बच्चों आंसर, रोजा पार्क्स वॉज एन एफ्रो अमेरिकन वुमेन टाइड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क. शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955. यानी कि उसने गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से मना कर दिया. हर रिफ्यूजल दैट डे started a huge against the unequal ways in which Afro-Americans were treated and which came to known as the civil right movement. यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया. यानी कि उनके बस की सीट देने से मना करने के बाद अमेरिका में एक सिविल राइट मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया 1955 में. सो बच्चों यहाँ पर ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.